आज की जो घटना है दिल्ली सरिता विहार के अंदर 27 फरवरी 2019 को दोपहर 3:40 पर थाने में फ़ोन आता है और फ़ोन पर किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि साहब आप जल्दी से यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बोरे के अंदर एक लाश पड़ी हुई है लड़की की। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जाकर उस लाश को बोरे से निकाला जाता है तो पता लगता है कि यह तकरीबन 24-25 साल की एक लड़की है, युवती है, और उसके चेहरे पर और गले पर खरोंच के निशान थे। अब उसके जेब में जब टटोला जाता है तो जेब में मोबाइल भी था और दूसरे जेब में एक लेटर भी था। अब तो यहाँ पर ऐसा कत्ल, ऐसा लाश तो पहली बार ज़्यादातर बहुत कम मिलती है। पुलिस को बड़ा यकीन नहीं होता है कि आखिर ऐसे। और उसके बाद दोस्तों उसका जो लेटर होता है उसको निकाला जाता है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, फ़ोन को अपने काबू में लिया जाता है। लड़की ने फिर लेटर के अंदर अपनी हत्या की कथा यानी कि हत्या का शक जिन लोगों पर जताया था उन लोगों का यानी कि उन कातिलों का पूरा नाम भी बताया था, एड्रेस भी लिखा था, सारी चीज़ें डिटेल में लिखी थी। एक पल तो ऐसा लगता था कि अब यह मामला एक दिन में ही सुलझ जाएगा, मगर यह इतना आसान नहीं था दोस्तों। आगे चल के इस घटना के अंदर कौन कौन से नए नए खुलासे होते हैं, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक लड़की जिसका नाम होता है सिमरन, जो कि दिल्ली सरिता विहार के अंदर रहा करती है, और लड़की जो होती है अम्बेडकर नगर की है। वैसे यह जो लाश है दिल्ली सरिता विहार में मिलती है और लड़की अम्बेडकर नगर की है। अब उस लेटर के अंदर जो लिखा था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहता हूँ। लड़की सिमरन 24 साल की है, उसको प्यार हो गया है आरुष नाम के लड़के से। आरुष जो कि 26 साल का है और संत नगर बुराड़ी का रहने वाला है। इन दोनों का प्यार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आरुष के बारे में लड़की को पता लगता है कि आरुष ने उसको धोखा दिया है, क्योंकि आरुष तो पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। अब यहाँ पर आरुष के माता पिता भी नहीं चाहते थे कि लड़की से आरुष मिले, और आरुष भी अपनी मम्मी से जाकर मिल जाता है और यह लड़की को छोड़ने की बातें करने लगता है। आरुष ने मेरी गंदी वीडियो भी बना ली थी, यह लिखा हुआ था उस चिट्ठी के अंदर। और गंदी वीडियो बनाने के बाद आरुष और उसके 2 दोस्त उससे पैसा मांग रहे थे और कह रहे थे कि अगर कुछ भी होता है, यह लड़की कह रही थी कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरी हत्या के जिम्मेवार आरुष और उसके 2 दोस्त होंगे, और नाम पते सब कुछ वहाँ पर लिख दिए होते हैं। अब इतनी चीज़ें इस लड़की ने इस लेटर के अंदर लिखी हुई थी। पर दोस्तों पुलिस सोचती है कि शायद यह किसी की चाल तो नहीं, किसी और को फंसाने के लिए पुलिस को गुमराह तो कोई नहीं किया जा रहा है किसी के द्वारा। और उसके बाद लड़की के घर पर पुलिस पहुंचती है। वहां पर जाकर माता पिता को लड़की की फ़ोटो दिखाती है कि यह लाश हमें ट्रैक पर मिली है। माता पिता जब लड़की को देखते हैं तो कहने लगते हैं साहब ये हमारी बेटी है आरुष, जिसका नाम सिमरन है। जोर जोर से रोने लगे हैं कि इसको किसने मार दिया, ये तो इंटरव्यू के लिए गई थी और ये पता नहीं कल की निकली है और आज तक भी घर नहीं आई, और हमने FIR भी दर्ज करवाई थी। तो अब यहाँ पर माँ बाप रोने लगते हैं। अब जो पिता होता है उसको वो हैंडराइटिंग दिखाई जाती है जो लड़की के जेब में चिट्ठी मिली थी, और पूछा जाता है कि क्या यह आपकी बेटी की ही राइटिंग है। अब जो पिता होता है बेटी की किताबों को निकाल कर लाता है, उसमें कॉपी रजिस्टर वगैरह जो थे, तो उस राइटिंग को मैच किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर वह राइटिंग उस लड़की की ही थी, सिमरन की। अब राइटिंग मैच हो जाती है। उसके बाद पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया गया था कि इस लड़की के साथ सामूहिक रेप किया गया है। उसके बाद गला घोंट करके इसकी हत्या की गई है। इसके चेहरे पर भी खरोंच के निशान है, तो ज़बरदस्ती की होगी, चेहरे पर निशान लग गए होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सीधा अब यही बात बनती थी भाई आरुष लड़के को पकड़ा जाए। उस लड़के के घर पर जाया जाता है, आरुष के घर पर उसको पकड़ा जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुमने इस लड़की सिमरन की हत्या क्यों कर दी। अब वह कहता है सिमरन कौन, सिमरन मैं तो सिमरन को जानता ही नहीं। अब वह उसको फ़ोटो दिखाते हैं, लेकिन आरुष फ़ोटो से भी देख करके भी पहचानने से इनकार कर देता है, और उसके बाद कहता है कि हम जानते ही नहीं इस लड़की को। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस होती है कॉल डिटेल्स निकालती है, तो आखिरी कॉल उस लड़की ने आरुष के फ़ोन पर की थी। फिर से आरुष को उठाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। पर यहाँ पर वह फिर से यही बात कहता है कि हम दोनों कभी भी इससे पहले मिले ही नहीं और ना ही हमने कभी कॉल पर बातें की थी।
और आखिरी बार कॉल इसका मुझे पता नहीं, मिस कॉल आई पड़ी हुई है, तो अब यहाँ पर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है और उसका दोबारा से कॉल रिकॉर्ड देखी जाती है। तो इस आरुष के पास इस लड़की ने कभी पहले बात की ही नहीं थी, यह तो एक महज एक मिस कॉल थी। और अब उसके बाद पुलिस समझ जाती है कि भाई आरुष का तो इसमें कोई हाथ नहीं है, ना ही है उस लड़की का प्रेमी है, जैसा कि उस लेटर में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देकर गया है। पुलिस इसी विषय में चिंतित थी और फिर इस केस का पता लगाने में जुटी हुई थी। उसके बाद इसके पिता से पूछा जाता है, जो लड़की का पिता होता है सिमरन का, और पूछा जाता है क्या लड़की का किसी आरुष नाम के लड़के से अफेयर था। तो पिता कहता है नहीं साहब, हमारी बेटी का कहीं अफेयर होता तो हमें ज़रूर बताती, बहुत ही खुले स्वभाव की थी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, वो तो बेचारी ऐसे चक्करों से दूर रहा करती थी, कभी जिक्र भी नहीं किया था और ना ही किसी से वह प्यार करती थी। अब तो यहाँ पर पुलिस के सामने एक और चुनौती होती है कि भाई मामला तो बिल्कुल सारा का सारा दूसरी दिशा में जा रहा है। उसके बाद पुलिस उस लाश पर, जहाँ पर लाश मिली थी, उसके आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। तो एक होंडा सिटी से लाश को फेंका गया था और 24-25 फरवरी को सिमरन पर जो लाश को फेंका गया था सिमरन की को, और उसके बाद पुलिस चेक करती है कि 24-25 फरवरी को ही सिमरन के पास अननोन नंबर से फ़ोन भी आया था, पर वो अननोन नंबर फर्जी था। जब उसका पता लगाया जाता है, किसी ने डुप्लीकेट एड्रेस पर, डुप्लीकेट आधार पर वह फ़ोन नंबर लिया था। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो पिता होता है वह बार बार अपनी बेटी की किताबों को देख रहा था कि कोई सबूत मिल जाए, कोई बात मिल जाए। अब डायरी को देखते देखते सिमरन का पिता डायरी में देखता है कि उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। प्रसाद नाम लिखा हुआ था और प्लस में जॉब लिखा हुआ था और वहीं पर उसका नंबर लिखा हुआ था। पिता को याद आ जाता है कि बेटी ने कुछ दिन पहले, हफ्ते 2 हफ्ते पहले मुझसे कहा था कि पापा एक आदमी है जिससे मेरी बात हुई है, वो मुझे जॉब दिला देगा। तो समझ जाता है पापा कि यह आदमी वही प्रसाद है। और उसके बाद इस प्रसाद पर वह पिता फ़ोन मिला देता है। तो प्रसाद से पूछता है तो प्रसाद कहता है कि अरे मैंने तो उस लड़की से 20 दिन से बात ही नहीं की। अब तो यहाँ पर वह यह बात कहते हुए प्रसाद घबरा रहा था। इस बात को पिता जांच जाता है और उसके बाद पिता को लगा प्रसाद घबरा रहा है, बात ऐसे क्यों कर रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है। तो पुलिस को बता देता है वह पिता। पुलिस तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस करती है और उसके बाद प्रसाद की लोकेशन भी ट्रैक की जाती है कि कहाँ कहाँ गया था। तो उसकी लोकेशन भी उसी जगह पर मिलती है जहाँ पर लाश थी उस तारीख में, यानी कि सीडीआर लोकेशन वगैरह जब निकाली जाती है। तो अब प्रसाद के ऊपर पुलिस को पूरा शक हो जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। अच्छी तरह उसकी खातिरदारी की जाती है और फिर यहाँ पर एक एक करके पूरा राज पुलिस के और लोगों के सामने आता है। दोस्तों, उलझा हुआ केस था लेकिन अब ये सुलझ जाएगा। वह बताता है कि उसका नाम दिनेश प्रसाद है और दिनेश प्रसाद जो कि किसी चोरी वगैरह के मामले में तिहाड़ जेल गया था, वहाँ पर धनंजय से उसकी मुलाकात हुई थी जो कि हत्या के मामले में बंद था। धनंजय का वहाँ पर एक दोस्त था बंटी, उससे मुलाकात हो जाती है, इन तीनों की दोस्ती हो जाती है और फिर दोस्तों तीनों को एक दूसरे के परिवारों के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। बैठे बैठे और करना ही क्या, वहाँ पर बातचीत करते रहते हैं। अब जो बंटी होता है उसकी धनंजय से और दिनेश प्रसाद से लड़ाई हो जाती है, दुश्मन हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद दिनेश प्रसाद और धनंजय को जमानत मिल जाती है और यह बरी हो जाते हैं, मतलब जमानत पर बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब धनंजय और प्रसाद दोनों बदला लेना चाहते थे बंटी से, लेकिन बदला कैसे ले, वो तो जेल में है। पर ये सारे के सारे लोग सबके बारे में जानते थे। तो अब जो बंटी का एक प्लाट होता है उसके बारे में दिनेश प्रसाद और धनंजय को पहले से ही पता था। अब ये दोनों मिलकर के उस प्लाट को कब्जा करना चाहते थे। तो यहाँ पर धनंजय और प्रसाद देखते हैं कि बंटी का छोटा भाई है आरुष, अगर वो भी जेल चला जाता है तो इसका बड़ा भाई भी वहीं पर है, ये भी जेल चला जाएगा। उसके बाद हम फ्रॉड करके इनके इस प्लॉट को बेच देंगे और उसके बाद मज़े से रहेंगे यहाँ पर, मतलब इसका बदला भी उतर जाएगा। अब उसके बाद इस लड़के को, आरुष को, जो बंटी का भाई होता है छोटा, उसको केस में फंसाने की प्लानिंग करते हैं कि इसको जेल में भिजवा देंगे और कत्ल के इल्ज़ाम में इसको जेल भिजवाएंगे जिससे कि जेल से बाहर निकलेगा नहीं और फिर हम प्लॉट पर कब्जा करके उसको बेच देंगे। ये पूरी प्लानिंग ये लोग कर चुके थे। इसी प्लानिंग के तहत अब कानूनी दावपेच में इन दोनों की मदद करने के लिए एक भारद्वाज नाम का लड़का जिसकी उम्र होती है 20 साल, वो शामिल हो जाता है और फिर तीनों ने पूरी तैयारी की और तैयारी के तहत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से फर्जी सिम और मोबाइल खरीदे जाते हैं। और दिनेश प्रसाद सिमरन को जानता था क्योंकि सिमरन ने दिनेश प्रसाद के पास कभी फ़ोन किया था कि मुझे नौकरी लगा दो सर, ऐसे ही जैसे अननोन
तरीके से होता है और ये सिमरन को जानता था। उससे पहले ये प्लानिंग करते हैं कि अगर किसी लड़के को मारेंगे तो लड़के के परिवार वाले अगर दबंग होंगे तो शायद मामला उल्टा हमारे ऊपर पड़ सकता है, तो लड़की को मार देते हैं। इस लड़की का ना कोई भाई है ना बहन है, माँ बाप हैं बूढ़े, वो क्या कर लेंगे हमारा। तो इस लड़की को चुन लिया जाता है और फिर नौकरी के लिए वो लड़की फ़ोन करती थी इसके पास। तो अब यहाँ पर सिमरन को एक बार कॉल करके वह बुलाता है, जो यह दिनेश प्रसाद होता है, और वह दूसरे किसी नंबर से फ़ोन करता है। अपने फ़ोन से एक बार ही नंबर पर फ़ोन किया था, नए सिम कार्ड से उसको बुलाया जाता है और पहले तो उसके साथ गैंगरेप करने के धमकी पहले तो उसको गैंगरेप करने की धमकी दी जाती है और धमकी दे करके उससे एक चिट्ठी लिखवाई जाती है और उसमें वो जो लिखवा रहे थे उस लड़के आरुष को फंसाने के लिए ये सारी चीज़ें लिखवाई जाती हैं। उसके बाद उस लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है और फिर जब मन भर जाता है तो उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को अब ठिकाने लगाने के लिए किराए की टैक्सी ली जाती है और फिर लेटर को और उसके फ़ोन को उसके जेब में रख दिया जाता है और लाश को ट्रैक पर फेंक दिया जाता है और उसके बाद ये लोग फरार हो जाते हैं। और अब इंतज़ार कर रहे थे कि कब बंटी का भाई आरुष जेल में जाएगा और उसके बाद हम इनका प्लॉट हड़पेंगे और उसको बेचेंगे। मामूली से प्लॉट के ऊपर एक लड़की की जान ले ली जो कि निर्दोष थी। इस तरह के लोग भी समाज के अंदर हैं, तो किसी के ऊपर विश्वास ना करें, किसी के पास बुलाने पर अकेले दुकेले ना जाएं। भैया कोई कुछ भी कर सकता है, कैसी फील्डिंग बनाकर बैठा हो इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। जैसे इस लड़की को कुछ भी पता नहीं था, इन लोगों ने प्लानिंग बनाई हुई थी और लड़की को ही निपटा डाला, उसका रेप भी कर दिया और फिर प्लॉट हड़पने की तैयारी थी। मगर पुलिस सूझबूझ से इस मामले को समय से पहले सुलझा लेती है और इन दोनों को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह के मामले होते हैं दोस्तों, बहुत बुरा मामला चला हुआ है और थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। लड़कियों को भी लड़कों को भी, बहुत सिस्टम ख़राब है आजकल। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोध गोगिरडी झारखंड से कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। इनकी पत्नी भी है सुमन जी, वो भी कमेंट करती हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से पर बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। बुलाई दास झारखंड से और खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से। पप्पा राम कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। कहते हैं भाई साहब तुम दोनों भाइयों ने लोगों को खूब जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बालू नायक कमेंट करते हैं। सर जी राम राम, बहुत अच्छी कहानी सुनाते, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। ओम नयन कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार गुरु जी नमस्कार, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं और कहते हैं कि मेरे दोस्त का नाम भी ले लो, सिकरम रोहित रोशन, इनके दोस्तों के नाम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी का। और अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद भारती वर्मा कमेंट करती हैं, अच्छा किया, वेरी गुड। गोरेलाल जायसवाल कमेंट करते हैं और भरत तिवारी कमेंट करते हैं। भारत तिवारी नमस्ते भाई साहब, मुंबई से भरत तिवारी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भरत तिवारी जी। और धीरज बंडवाल हमारे लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। सूरवीर सिंह कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है जी, जागरूक करने के लिए। सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, नमस्कार सुदेश भाई, क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, फ्री का माल हजम नहीं हुआ, जी बिल्कुल जी। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर उस माँ बेटी के साथ बहुत गलत हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब जी। मोहम्मद मुस्तकीन कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं और अनिल शर्मा कमेंट करते हैं। अम्बेडकरवादी उत्तमाराम मेघवंशी लगातार कमेंट करते हैं, जिसका खून गंदा होता है वही ऐसा काम करता है, जी बिल्कुल जी। मुनुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं और राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी मरवे लगातार कमेंट करते रहते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।